हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ समय के लिए मैं मिसिंग था, बट अब मैं आपको डेली अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा। हम यहाँ से बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी तो पहली चीज़ मैं बता दूँ, जो इमरजेंसी है आपको किस क्लास से मिलना स्टार्ट होता है। जो ये टॉपिक है, जो ये टर्म है, किस क्लास से आपको, तो क्लास 8 से, अगर आप क्लास 8 में हो तो आपको मिल जाएगा इमरजेंसी। जब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के पावर को, तब हमें मिलता है इमरजेंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कम समय में मेरा टारगेट रहता है कि आपको बहुत कम समय में कोशिश करूँ कि वीडियो लॉन्ग ना होने दूँ ज़्यादा, और बहुत कम समय में आपको मैं कोशिश करता हूँ कि इस लेक्चर को कंप्लीट कर दूँ। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग दैट क्या है, आपका प्रेसिडेंट पावर मैंने लिखा है। देखिए, प्रेसिडेंट पावर मैंने क्यों लिखा है कि जो इमरजेंसी है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लास्ट तक रहिए, आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। देखिए, आप समझ जाओगे। इमरजेंसी है जो, वो प्रेसिडेंट का एक पावर होता है। क्या होता है? एक पावर होता है। जब हम प्रेसिडेंट को बारे में पढ़ते हैं या प्रेसिडेंट के पूरे टॉपिक को पढ़िएगा, जब उनके बारे में आप पूरा पढ़िएगा, तब आपको मिलेगा उनके पावर के बारे में, तो इमरजेंसी आपको मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा? इमरजेंसी मिलेगा। सेकंड थिंग मैंने लिखा है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये जर्मनी से आया। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत चीज़ को अडॉप्ट किया गया है ना, तो जो इमरजेंसी है इसको कहाँ से लाया गया है, तो कॉन्सेप्ट फ्रॉम जर्मनी। इसको जर्मनी से जो है आपके अडॉप्ट किया गया है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी के टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट वन दैट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल। सेकंड है स्टेट। देखिए, मैंने एन लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए, आप समझ गए होगे ना। तो एन से नेशनल, एस से स्टेट, एफ से फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, ये जो है मैंने आर्टिकल लिख दिया, देख सकते हैं 352, 356 एंड F360 आर्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है, आपके नेशनल इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। देखिए, जो स्टेट इमरजेंसी है इसको हम लोग प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं नेशनल इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है? देखिए, नेशनल इमरजेंसी को कब डिक्लेयर कर सकते हैं? कुछ कंडीशन होते हैं, उसी कंडीशन पे आपको इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। ये नहीं कि प्रेसिडेंट का मन है, भाई आज मूड है तो हम लोग इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ों को लिखा गया है अच्छे से, आप देख सकते हो। इतना यहाँ देखो, जो आर्टिकल है इसी में गैपिंग आप देख सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा गया होगा। ये नहीं कि एक लाइन में लिख दिया होगा 352 में नेशनल इमरजेंसी, ये नहीं, उसके बारे में लिखा है, उसका प्रोसीजर कब कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कब उसको रिवॉक कर सकते हैं, तो प्रोसीजर लिखा जाता है। इसलिए ये गैपिंग है, आप देख सकते हो तीनों के बीच में। तो ये तो आपका गैपिंग मैंने बता दिया। हाँ, ये इमरजेंसी को क्यों डिक्लेयर किया जा सकता है, किस कारणवश इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। देखिए, पहली चीज़ है वार, युद्ध। लेकिन इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाने से क्या हो जाता है? वार में चेंजेस हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएगा, वार में फंड ज़्यादा हो जाएगा आपके, या वार सब ख़त्म हो जाएगा अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारा कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। फेडरल कंट्री भी कहते हैं, या फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। फेडरल स्ट्रक्चर यानी क्या होता है कि 2 और मोर, यानी आप समझते हो ना, ये सेंटर लेवल, स्टेट लेवल और लोकल से, सिंपल सेंटर, स्टेट, लोकल, ये हम लोग समझते हैं ना। तो ये क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर, ये सबको बोलते हैं हम लोग। आपके ये सब लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? जब हमारे स्टेट के पास जो पावर होती है, स्टेट के पास जो गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट के पास अलग पावर होती हैं, वो सब पावर को कम हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ एक आदमी के हाथ में पावर आ जाएगा हर चीज़ों को लेकर, वो प्रेसिडेंट के हाथ में आपके। यानी स्टेट का पावर कम हो जाएगा पूरी तरह से और पावर प्रेसिडेंट के हाथ में जाएगा। ये काम होता है। यानी जो इतना बड़ा कंट्री है, रन हो रहा है, जिसमें स्टेट को हर चीज़ों को अच्छे से पावर दिया गया है, लोकल सिर्फ गवर्नमेंट को भी लेकर एक तरह से, तो उन लोग को पावर को रिड्यूस कर दिया जाता है और एक आदमी के हाथ में पावर चला जाएगा आपके। तभी तो पॉलिटिक्स नहीं होगा उस टाइम और आपके काम अच्छा से होगा इमरजेंसी के टाइम में। तो इसलिए वार को लेकर किया जाता है कि वार में अगर ऐसा कंडीशन आता है, वार, तो उसमें आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हो। दूसरी, अब समझते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए, वार तो सिंपल था, एक्सटर्नल एग्रेशन में भी क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे जो प्रेसिडेंट है वो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरा कंट्री है, इससे जो दूसरे जो कंट्री है, अदर कंट्री, उससे रिलेशन कैसा चल रहा है। अगर अच्छा नहीं चल रहा है, मतभेद ज़्यादा है, लग रहा है कल ना कल वो हमला कर देगा, तो उस कंडीशन में देखते हैं प्रेसिडेंट के एक्सटर्नल एग्रेशन स्टार्ट है, तो उस कंडीशन में वो लगा कर क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। और बेसिकली एक्सटर्नल एग्रेशन है क्या?
आपका एक स्टेज नीचे है वार से। वार क्या होता है, एक फाइनल स्टेज होता है ना, लास्ट स्टेज कहीं भी, पिटाई जो बोलते हैं, पनिशमेंट एक लास्ट स्टेज होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन एक्सटर्नल एग्रेशन एक पहले है। पहले एक क्या होता है, हम लोग निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, उससे बातें करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करना चालू कर देते हैं हम लोग, तो उससे दूरियां बनने लगता है एक तरह से। वहाँ से एक एग्रेशन स्टार्ट हो जाता है भाई दो कंट्री में, तो उसको एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की, तो इससे क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारा कभी बहुत ज़्यादा नाराज़गी रहता है, मतभेद स्टार्ट हो जाता है, आपका एग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। चाइना है, तो ऐसे कंट्री हैं जिससे क्या होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हमारा स्टार्ट रहता है। कुछ और टॉपिक मिल जाता है जिस पे हम लोग बात विवाद चालू हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। तो और नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए ये जो है ना, ये जो है आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको क्रॉस कर देना है, क्रॉस कर देना है। देखिए क्या मैंने लिखा है, रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रेवेलियन। देखिए जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ये पहले वर्ड ऐड था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, देखिए बाय 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसको यहाँ पे हटाकर दूसरा वर्ड लाया गया, आर्म्ड रेवेलियन। देखिए हटाने का रीज़न क्या था बेसिकली, देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या होता है कि आपके कंट्री के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये डिस्टर्बेंस है जिससे कि कंट्री मेरा खतरे में जा सकता है, जिससे मेरा कंट्री बिखर सकता है, तो वो क्या है, एक तरह से इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट आपके। तो इसमें क्या हुआ था कि इसका मिसयूज़ हो गया था आपके, तब मिसयूज़ हो गया। देखिए मिसयूज कैसे हुआ था कि जो 1975 से 1977 तक इमरजेंसी जो था आपके, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस पे बेस्ड था। लेकिन बाद में जब इसकी जांच हुई, एक तरह से इस पर कमेटी बैठाई गई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि पता चला कि जो इमरजेंसी है ये एक तरह से मिसयूज़ है। और बहुत लोग जानते भी कि इसका कोई ज़रूरत नहीं था। उस टाइम इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, उनको इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम कंट्री में कोई खतरा नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द सेंस ऑफ आपकी। तो ये इसको समझा गया है कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म है, इसको मिसयूज किया जा सकता है, गवर्नमेंट जो है वो मिसयूज कर सकता है आपके। तो आर्म्ड रिवेलियन ला दिया गया। देखिए आर्म्ड रिवेलियन का मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ क्या हो, एक ग्रुप ऑफ आपके लोग हों, एक कम्युनिटी हो, जिनके पास क्या हो, एक तरह से विद्रोह कर रहे हों, गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए हों आपके। एक कम्युनिटी जिसके पास गन हो, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिए हों, उस अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक तरह से आपके इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस हो गया तो वो आपके इंटरनल हो गया। लेकिन अब क्या है, तो आर्म्ड रेवेलियन, अब एक तरह से विद्रोह अगर स्टार्ट चालू हुआ आपके कंट्री में, विद्रोह किलिंग स्टार्ट होने लगा, तब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट देखेंगे कि आर्म्ड रेवेलियन यानी विद्रोह चालू हो गया है यहाँ मेरे कंट्री में साफ साफ एक तरह से, तब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोक्लेम कर दूंगा इमरजेंसी। तो ये था, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया कि 1962 में इमरजेंसी आपका पहला चाइना के जो चाइना वार में आपका क्या गया था, इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। फिर 71 में देखिए पाकिस्तान मैंने नाम लिया, और ये दोनों हैं ही यहाँ, क्योंकि हमारा चलते रहता है इन लोग से एक्सटर्नल एग्रेशन, लास्ट में थोड़ा वार भी हो जाता है, सॉर्ट ऑफ वार एक तरह से। तो ये था आपके एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि नेशनल इमरजेंसी का। अब समझते हैं हम लोग स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसमें सिंपली कहते हैं कि जो फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट में जो है उसकी जो गवर्नमेंट है वो भंग हो जाती है, यानी वहाँ गवर्नमेंट सही से संभाल नहीं पा रही, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तब जो प्रेसिडेंट है एक तरह से वो प्रोक्लेम करता है स्टेट इमरजेंसी। देखिए हर एक स्टेट में गवर्नर होता है, गवर्नर अपॉइंट किया रहता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि आप देखो कि वहाँ जो व्यवस्था है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहाँ के गवर्नमेंट सही से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहे हैं, तो तुम मुझे रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट जाता है प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मैं इमरजेंसी को प्रोक्लेम करूँगा। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, वो खतरे में है, अगर वो लोन में जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहा है, तो उसको अपने अंडर ले सकता है, वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद से जो गवर्नमेंट का है उसका हैंड नहीं रहेगा, उसका हाथ नहीं रहेगा उसमें, और वो पूरा कंट्रोल करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, अगर ऐसा है तो। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है फाइनेंशियल को लेकर, तो जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है, वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ आपके इमरजेंसी प्रोसेस। देखिए अप्रूवल प्रोसेस क्या है, मैंने एन लिखा है, मतलब नेशनल इमरजेंसी को देखिए टॉपिक
जो है ये थोड़ा बड़ा है, एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसमें नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट, फिर फाइनेंशियल, यानी तीनों इमरजेंसी को अच्छे से मैंने पहले बता दी कि गैपिंग है, तो आप समझ सकते हो कि इनमें बातें लिखी हैं, बहुत कुछ है जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि आपको एक लेक्चर में कोशिश करूँ कि डाटा दे दूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आप कोई भी बुक लोगे तो आप पढ़ लोगे और ईजी से कंप्लीट कर लोगे। देखिए अप्रूवल प्रोसेस में क्या होता है कि देखिए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, जो कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट क्या होते हैं, देखिए जो हमारा पीएम है वो कैबिनेट का हेड होता है। जैसे कैबिनेट मतलब क्या, जो हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सब क्या है, कैबिनेट के अंदर आते हैं। आपके मिनिस्ट्रीज हैं ये सब कैबिनेट के अंदर आते हैं, जिसको क्या करते हैं हमारे जो पीएम है ये चूज़ करते हैं किसको क्या देना है। आपके मिनिस्ट्री वो अपने अंडर उनके आते हैं, जिसको हेड करते हैं कौन, सिंपली पीएम हमारे। तो देखिए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, कैबिनेट से है रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, रिटन रिकमेंडेशन चाहिए आपका कैबिनेट से। उसका जो पीएम है आपके वो साइन करेंगे और फिर वो ले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट देखिए इमरजेंसी लगाना है हमारे। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि किस बात पे इमरजेंसी लगाएं, तो देखिए नहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, नहीं वार चल रहा है। आप एक रीज़न दोगे कि नहीं एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे प्रेसिडेंट, फिर देखेंगे कि तथ्य सही है, सबका साइन है, तो प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, प्रोक्लेम करना पड़ेगा। लेकिन कब तक, देखिए ओनली 1 मंथ, विथ 1 मंथ। देखिए 1 मंथ वहाँ साइन कर दिए, जो प्रेसिडेंट है वहाँ उन्होंने साइन किया, तो बस 1 मंथ यानी 30 डेज़ तक वैलिड रहेगा इमरजेंसी, उसके बाद नहीं। उसी के अंदर क्या होगा, 30 डेज़ के अंदर ही जो हमारे बोथ हाउसेस हैं 30 डेज़ के, यानी जहाँ से आपका प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो ओनली 30 डेज़ के लिए यानी 1 मंथ के लिए वैलिड रहता है आपका इमरजेंसी। उसके बाद क्या करना है आपको, बोथ हाउसेस में यानी 30 डेज़ के अंदर ही आपके यानी 1 मंथ, ओनली 1 मंथ के अंदर ही आपके बोथ हाउसेज में क्या करना रहता है, अप्रूव कराना पड़ता है, तभी इमरजेंसी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो इमरजेंसी कंटिन्यू ओनली 6 मंथ, 6 मंथ तक कंटिन्यू होगा आपके, यानी लोकसभा राज्यसभा में से आप दोनों में से अप्रूव करवा लेते हो तो 6 मंथ तक कंटिन्यू होता है। इमरजेंसी का कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि आपको ये इतना 1 साल के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देना, ये आपके 6 मंथ तक जाता है, फिर 6 मंथ तक एक्सटेंड करना पड़ता है। आप ही सोचिए इमरजेंसी क्या है, एक तरह से आपातकालीन है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको पूरा पावर प्रेसिडेंट के हाथ में जाता है, फिर वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। अभी के टाइम क्या चल रहा है, एक तरह से हेल्थ को लेकर इमरजेंसी चल रहा है ना, कोविड-19 है, तो समझ सकते हो ये एक इमरजेंसी एक सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें को हमें बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स में ये सब बातें लिखी हुई है। तो ये ऑल अबाउट द इमरजेंसी था। मैंने कोशिश किया है कोई आपको शॉर्ट लेक्चर दूँ, शॉर्ट लेक्चर में आपको जितना भी पॉइंट्स था लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है, और कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको नेशनल और स्टेट के बारे में अच्छे से क्लियर कर दूं, कि कुछ बातें अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन नेशनल और स्टेट में मैं आपको कोशिश करूंगा कि बहुत कुछ मैं आपको क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।